स्टूडेंट्स, आज हम कई टॉपिक पर बात करेंगे। आपका जो आज का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है, यूपीएससी है, पीसीएस है, यूजीसी नेट है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आपका महत्वपूर्ण होगा। ना सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, आपका अन्य सब्जेक्ट के लिए भी है, आपका इम्पोर्टेंट है। आज इसमें कई चीज़ कवर करेंगे हम। आर्द्रभूमि क्या होती है, भारत में वन आवरण क्या है, कितना है, भारत में वन्य जीव तथा उसको संरक्षण के लिए चलाई जा रही जो विभिन्न योजना है उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वेटलैंड, आर्द्रभूमि। देखिए आर्द्रभूमि क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मौसम या विशेष मौसम या वर्ष के अधिकांश समय में है जल भरा रहता है, वो क्या कहलाता है आपका आर्द्रभूमि। ऐसा क्षेत्र जहां मौसम विशेष या वर्ष के अधिकांश समय में जल भरा रहता है, वो आपका आर्द्रभूमि कहलाती है। अब इसमें समुद्र को छोड़ करके, चाहे वो झील है, कोई दलदली क्षेत्र है, कोई नदी है, कोई तटवर्ती क्षेत्र है, कोई तालाब है, कोई छोटा तलैया है आपका, उन सभी को है इसमें शामिल किया जाता है। अब पहली चीज आती है कि जो रामसर है ये क्या है। देखिए ईरान का एक शहर है रामसर, और यहाँ पर सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ। उसे ही हम क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन कहते हैं या रामसर समझौता कहते हैं। और भारत में है, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत की इसमें जो साइट हैं 26 हैं, जैसे कि केवला देव है, कोल्लेरू है, आपका जो चिल्का झील है, अर्थात इस तरह के क्षेत्र, चाहे वो आपके नदी तटीय क्षेत्र हो, आपके दलदली क्षेत्र हो, उन सबको है इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी रामसर भूमि के अंतर्गत है भारत को 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में कैसा है, जो दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है उसको और उसके दक्षिण पश्चिम वाले भाग को एक क्षेत्र दिया गया है। दूसरा है जो आपका राजस्थान है, गुजरात है आपका, इस क्षेत्र को है सेकंड नंबर पर है आर्द्रभूमि में शामिल किया गया, जिसमें केवला देव है। नेक्स्ट है तीसरा, गुजरात और राजस्थान का पूर्वी वाला हिस्सा, इस वाले भाग को है वो शामिल किया गया है। फिर है चौथा, भारत का पूर्वी जो ये तटवर्ती क्षेत्र है, जो ताजे जल का क्षेत्र है, उसको आपका ताजे और खारे जल का जो क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। फिर है 5वें क्षेत्र में है जो नदी घाटियों का जो बाढ़ का क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है। और छठे क्षेत्र में है जो भारत और हिमालय के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। उसके बाद में है 7वें में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अर्थात द्वीप समूह को है इसमें शामिल किया गया है। और आपका 8वें में है कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वन आवरण, फॉरेस्ट कवर एरिया। वन आवरण फॉरेस्ट या भारत में वन आवरण, भारत में वन आवरण फॉरेस्ट कवर एरिया। देखिए हम वन आवरण की जब बात करते हैं, भारत में 2011 के अनुसार 21.05% वन है, लेकिन
ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार, क्योंकि हर 2 वर्ष बार में है आपकी वनों की रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें भारत में जो वन क्षेत्र है 24.56% है। दूसरी चीज आते हैं कि आपका वन क्षेत्र और दूसरा आता है आपका वन आवरण, दोनों अलग अलग होते हैं। वन क्षेत्र और दूसरा आता है वन आवरण। देखिए वन क्षेत्र क्या है, ये राजस्व विभाग के अंतर्गत है। वह विभाग जहां पर वन हो या नहीं हो, भविष्य में जहां पर वन को विकसित किया जा सकता है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, वन क्षेत्र कहलाता है। इसका निर्धारण कौन करता है, राजस्व विभाग करता है। अर्थात वह क्षेत्र जहां वन है या नहीं है, अर्थात वास्तव रूप से वन नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो अधिसूचित क्षेत्र किसमें है, फॉरेस्ट एरिया में है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वन क्षेत्र का। और वन आवरण क्या होगा कि मान लीजिए ये पूरा वन भाग है, एरिया है, इसमें इस वाले भाग में आपके वन है, ये वाला भाग खाली है, इस पूरे एरिया को वन क्षेत्र कहा जाएगा। लेकिन वन आवरण इस वाले भाग, अर्थात वह भाग जहां पर वन क्षेत्र आपका आच्छादित होता है, वृक्षों से आच्छादित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका वन आवरण है, वो आपका कहा जाता है। अब दूसरी चीज और आती है, एक आपका थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत हो। देखिए वन क्या है, या आपका वन आवरण क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो क्या है। देखिए पहली चीज है, परिभाषा के अनुसार वह क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर से अधिक हो, अर्थात वह भूभाग जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर या उससे अधिक हो, तथा उस भूभाग के 10% भाग पर क्या हो, आपके वृक्ष हो, उसे हमारा क्या कहा जाता है, हमारा वन कहा जाता है। दूसरी चीज जो है, इसमें स्वामित्व का ध्यान नहीं रखा जाता है कि भाई ये आपका बागान है, रोपण कृषि का क्षेत्र है, वो सारी चीज है, वो सब किसमें शामिल करते हैं, हम वन के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरी चीज और है कि इसमें वन है, क्योंकि वन है उसके 3 भाग करते हैं हम। एक होता है ओपन फॉरेस्ट, खुला वन, जहां पर वन आवरण है 10% से 40% होता है, खुला वन। ये वन है सबसे कम परसेंट पर है, वो आपके पाए जाते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट, मध्यम, वह वन क्षेत्र जहां पर वन आवरण 40 से 70% के मध्य है। और तीसरा है, ये वन है भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाते हैं, सबसे आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, अर्थात अति सघन वन। जहां पर वन क्षेत्र है 70%, मोर देन 70% हो, उसे हम अति सघन वन कहते हैं। ये था हमारा कि सबसे ज्यादा किसमें है, मध्यम वन, और सबसे कम कौन से हैं, ओपन, जो फॉरेस्ट है, खुले वन है, वो आपके हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे, वन का आवरण है वो आपका अलग अलग क्षेत्रों में है। कुछ ऐसे भूभाग हैं जहां वन का प्रतिशत सबसे कम है, जैसे लक्षद्वीप, जहां पर 0% वन है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मिजोरम, आपका मिजोरम, जहां 85.47% है, वो आपके वन क्षेत्रफल है, वो आप उस पर वन क्षेत्रों का प्रतिशत पाया जाता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर है 79.63% पाया जाता है। उसके बाद मेघालय, अर्थात सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मेघालय। और वनों के क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन है वो हमारे किसमें है, मध्य प्रदेश में।
सबसे अधिक जो वन भूमि वाला क्षेत्र आपका जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र राज्य है। ये हमारा वनों के क्षेत्रफल के आधार पर है उनका वर्गीकरण है वो आपका किया जाता है। अब दूसरी चीज और आती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां का वन का आवरण है 10% से भी कम है। 10% से कम है। अब 10% से कम वाले राज्य कौन से हैं? नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तरी राज्य और उत्तर पश्चिम वाले राज्य आते हैं, जिसमें आपका है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इस तरह के राज्य हैं आपके आते हैं। राजस्थान, जहां पर शुष्कता का अधिक है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में यदि वन भूभाग का कम होने का कारण है तो क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले हरित क्रांति का विकास यहीं पर किया गया। जब हरित क्रांति का विकास किया गया तो यहाँ पर वनों की कटाई है वो वृक्षों के लिए आपका कृषि कार्य के लिए है वो आपका कटाई की गई। दूसरी चीज और है कि भाई पारिस्थितिक संतुलन के लिए हमारे कितने परसेंट भूभाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि 2019 में भी हमने बताया था 24.56% है, अर्थात अभी भी 8.5% के समथिंग है हमारे यहाँ पर वन है वो आपके क्या है? कम है। दूसरी चीज आती है कि भाई हमारे यहाँ वनों को है वास्तविक रूप के आधार पर है 4 भागों में बांटा जाता है, अर्थात उच्च संकीर्ण के क्षेत्र, अर्थात जहां पर जो वन का प्रतिशत है आपका 40% से अधिक है। दूसरा है आपका जहां वन का प्रतिशत है 20 से 40% के अधिक है, आपको मध्य है। अगला है तीसरा 10 से 20% और नेक्स्ट है 10% से कम वाले। उसके बाद हम बात करते हैं वन और जीवन। देखिए वन और जीवन में, वन और जीवन, फॉरेस्ट एंड लाइफ, आप देखते होंगे कि वनों से है बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी है प्राप्त होती है, आजीविका का साधन प्राप्त होता है, घरों के लिए ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है, और आपका खाने के लिए फल फूल है, और आपका शिकार के लिए जानवरों की प्राप्ति होती है, बहुत सारी इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, आपको गोंद प्राप्ति होती है। अर्थात वन मानव जीवन के विकास के लिए है वो अति आवश्यक है। और खासकर है जो जनजातीय क्षेत्र है, आप देखिए जनजातीय क्षेत्रों में है वनों का प्रतिशत है भारत में सर्वाधिक है। कारण क्या है? क्योंकि उनकी आजीविका का आधार है वो क्या है? आपका वन ही है। अगली चीज हम इसमें बात करते हैं। देखिए जो आपका वन है कई बार नीतियां बनाई गई, आप देखेंगे 40% से अधिक, 40% से अधिक है वो वन कहां पर है? पर्वतीय राज्यों में। आप देखिए उसमें भी जैसे ये है, अधिकांश वन है हमारे हिमालय वाले अर्थात पर्वतीय वाले क्षेत्रों में है, मैदानी वाले भागों में वन कम है, उसके बाद पठारी वाले भागों में वनों का आता है। नेक्स्ट आता है वन संरक्षण। वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए वनों के लिए संरक्षण की बात है वो समय समय पर आपकी की जाती है। दूसरी चीज और है कि भारत में जो सबसे पहले है वन अधिनियम 1927 में लाया गया, अधिनियम 1927 में लाया गया, लेकिन उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत में है वन संरक्षण अधिनियम है आपका, या सॉरी भारत की प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति 1952 में लाई गई।
और आपका वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में लाए गए। प्रथम वन नीति में है संशोधन किया गया, आपका कब किया गया? 1988 में। और इसमें कहा गया कि जो भूभाग हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के 2/3 भाग पर वन होने चाहिए, पर्वतीय, और मैदानी भाग पर 20 से 25% है वो वन होने चाहिए। कहां पर? मैदानी भाग। ये हमारी 1988 की वन नीति में है, ये जारी किया गया। और आपका कहा गया कि भारत के कुल भूभाग के कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर है आपके वन होने चाहिए। फिर उसके बाद में संयुक्त और वन प्रबंधन के दिशा निर्देश है 1989 में दिए गए। ग्राम सभा और संयुक्त प्रबंध समिति है आपकी ग्राम स्तर पर है, प्रबंधन के लिए बनाई गई। साथ ही साथ है वन में सतत पोषणीय विकास को है वो बढ़ावा देने के लिए काम किए गए। दूसरी चीज आती है कि भाई वन संरक्षण की जो नीति बनाई गई उसके उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला तो उद्देश्य वही था, पहला है कुल भूभाग के 33% पर क्या होना चाहिए? हमारा वनों का विस्तार है वो आपका होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि भाई पर्यावरण संरक्षण को है वो आपको बढ़ावा दिया जाए। देश में जो प्राकृतिक धरोहर है, जैव विविधता है, उसका संरक्षण किया जाए। जैव विविधता उसका है आपका विकास किया जाए। फिर है मृदा अपरदन को रोका जाए। मृदा अपरदन को रोकना। जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र में है इमारती लकड़ी, ईंधन की और चारा के लिए जो पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर रहते हैं, उनको अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जिससे कि हमारा वनों का संरक्षण है आपका अधिक से अधिक वृक्षारोपण है आपका किया जाए। और नेक्स्ट है कि वृक्षों की कटाई है वो आपकी रोकी जाए। ये सारे कार्यक्रम में है आपके शुरू किए गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सामाजिक मानकी। सोशल फॉरेस्ट्री। देखिए जो सोशल फॉरेस्ट्री है इस शब्द को है 1976 में है। आपका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 1976 में है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने है इसको प्रस्तावित किया। सामाजिक मानकी का अर्थ क्या है कि भाई पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास की मदद के उद्देश्य है आपका वनों का प्रबंधन और सुरक्षा और संरक्षण करना। अर्थात ग्रामीण विकास के उद्देश्य है, पर्यावरण के प्रबंधन के उद्देश्य है, सामाजिक विकास के उद्देश्य है वनों का प्रबंधन, संरक्षण और परिरक्षण करना। वो क्या था? हमारा सामाजिक मानकी था। और सामाजिक मानकी में राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग 76 से 79। सामाजिक वानिकी के 3 भाग हैं वो आपके किए गए, जिसमें शहरी वानिकी, आपका ग्रामीण वानिकी और आपका फार्म वानिकी। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और आपकी फार्म वानिकी। शहरी वानिकी में क्या है? जो शहर के आसपास जो खुली भूमि है, जैसे सड़कों के किनारे भूमि है, आपकी रेलवे लाइन के किनारे भूमि है, आपका कोई पार्क के किनारे भूमि है,
अर्थात वहाँ हरित पट्टी का विकास किया जाए, गार्डनों का विकास किया जाए, जिससे मैक्सिमम आपका वनों का विकास हो सके, साथ ही साथ है इमारती जो चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त हो सके। दूसरा हमने बताया था ग्रामीण वानिकी। देख, ग्रामीण वानिकी में है कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी दोनों शामिल की गई। कृषि वानिकी क्या थी? जैसे कृषि है, किसान है, अधिकांश किस भूमि में कृषि करता है? जो उर्वर भूमि है, अर्थात उर्वर और अनुपजाऊ, अर्थात दोनों ही भूमि पर है। जो आपकी खुली मेड़ है उन पर है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जिससे कृषि के साथ साथ उसे ईंधन की लकड़ी प्राप्त हो सके, फलों का उत्पादन है वो आपका कर सके। और समुदाय वानिकी में क्या कि जो गांव की समुदाय की भूमि है, जैसे चारागाह भूमि है, आपकी शमशान की भूमि है, सड़क के दोनों किनारे की भूमि है, रेलवे के किनारे की भूमि है, विद्यालयों की भूमि है, उसमें वृक्षारोपण है मैक्सिमम करना, जिससे आपकी बहुत सारी वस्तुएं उसे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट था फार्म वानिकी। देखिए, फार्म वानिकी में क्या है? जब किसान है व्यापारिक महत्व की फसलों का उत्पादन करता है तो उसके पास में दूसरे पेड़ भी आपके लगाए जाएं, और ये काम है वन विभाग के माध्यम से आपका किया जाता है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ। देखिए, भारत है वन्य जीवों के मामले में है बहुत अधिक समृद्ध है, विश्व के बड़े आपके जैव विविधता वाले देशों में है। अर्थात विश्व में जो 17 महाजैव विविधता के देश हैं उनमें से एक है। भारत में 90,000 है आपके जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है। 47,000 हैं यहाँ पर पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। 15,000 प्रजाति हैं वो फलों की प्रजाति पाई जाती है। आपका 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और 2546 मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। उभयचर, जलचर, नभचर की 5 से 8% प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। पक्षियों की बताते हैं कि भारत में 13% पक्षियों की प्रजाति हैं विश्व की पाई जाती हैं, तथा मछलियों की 12% प्रजातियां हैं वो आपकी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वन्य प्राणी, वन्य जीवों की जो आपका विविधता है वो बहुत अधिक है, लेकिन वर्तमान समय में है इनका या आपका वन्य प्राणियों की कमी होने के कारण क्या है, या पारिस्थितिक असंतुलन होने के कारण क्या है। देखिए, वन्य प्राणी कहाँ होते हैं? वाइल्ड लाइफ कहाँ होता है? जो जंगलों में है। यदि आपका फॉरेस्ट एरिया को काट दिया जाएगा तो बताइए उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। तो उसके कटाव के क्या कारण हैं? तो पहला कारण है कृषि के लिए। जब उनको कटाई की जाएगी तो बताइएगा जो हमारी असंतुलन है वो आपका अधिक होगा, कम होगा? अधिक होगा। दूसरा है औद्योगिकरण। नेक्स्ट है नगरीकरण। उसके बाद है आपका ईंधन, चारा, लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा जाना। नेक्स्ट है अवैध शिकार। अवैध शिकार है वो आपका जीव जंतु का किया जाना। नेक्स्ट है आपका कि जब आपके राजा महाराजाओं का समय था, रजवाड़ों का समय था, उस समय भी आपका इनकी जो शिकार है, अवैध शिकार है वो आपका किया जाता था। नेक्स्ट है जंगलों में लगने वाली आग। जंगलों में लगने वाली आग, ये था आपका कि ये आपके किन के कारण है, इनकी कटाव है या आपका जो शिकार है वो किया जा रहा है। उसके बाद में आता है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण कि किस तरह से आपका किया जाता है।
भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण कि जो भारत में है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। देखिए, भारत में जो वन्य जीवों के आन की संरक्षण की जो प्रवृत्ति है बहुत पुरानी है, बहुत, क्योंकि भारत में है वन्य जीवों का संरक्षण है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे देवी देवताओं की जो सवारी का उनका प्रतीक है, आपके जीव जंतु को बना रखे हैं। उसका कारण क्या है कि भाई इनका जो वन्य जीवों का संरक्षण है वो किए जाने के संदर्भ में है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो आपका बनाया गया, तथा इसमें जो संशोधन है 1991 में किया गया और उसमें कठोर सजा का प्रावधान कर दिया गया। कठोर सजा का प्रावधान क्या किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के जो जीव जंतु हैं, यदि उनका वध किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है, तो उनको वही सजा का प्रावधान है जो एक मनुष्य के वध करने पर है किसी को सजा मिलती है। अब उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे नेशनल आपके पार्क बनाए गए, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं कि जहाँ पर है अवैध गतिविधियों को है आपकी जो रोका जाता है। अभ्यारण्य क्या है कि जहाँ पर है कुछ हद तक है सरकार के द्वारा अनुमति के माध्यम से है सूखे पत्तों अर्थात आपकी सूखी लकड़ी है या आपका वनों से उत्पाद है उनको एकत्रित किया जा सकता है। तो भारत में वर्तमान में 105 नेशनल पार्क, 544 आपके अभ्यारण्य, कुछ आपके आखेट क्षेत्र हैं आपके बनाए गए हैं। फिर उसके बाद है आपके वन्य जीव या आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके 18 हैं वो आपके बनाए गए हैं। अब उसके संदर्भ में है भारत में कई जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय हैं आपके किए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट। और ये हमारा कब शुरू हुआ, 1973 में शुरू हुआ। और शुरू में भारत के 9 राज्यों में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वो कहाँ कहाँ हुआ आपका, जैसे कि हम बात करते हैं पलामू है, सुंदरवन है, आपका सिमलीपाल है, आपका मानस है, रणथंभौर है। इन क्षेत्रों में है शुरुआत में है आपका टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपका शुरू किया गया। और दूसरी चीज है भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट 1935 में आपका हैरी टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कि रामनगर में रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे जो उस समय अंग्रेज गवर्नर थे, उस अंग्रेज में जो आपका मैल्कम हैरी थे उनके नाम पर है। इसका नाम है क्या रखा गया आपका हैरी नेशनल पार्क। लेकिन भारत स्वतंत्रता के पश्चात है 1957 में 1957 में यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात एक शिकारी हुए, उन शिकारी के नाम पर है, इसका नाम है क्या रखा गया जिम कॉर्बेट।
उनका नाम था जिम कॉर्बेट, और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण क्या किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो है ये आपके, इनका पूरा नाम जिम कॉर्बेट का है वो था जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। क्या था आपका, जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। राजस्थान के कैलाश सांकला है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। क्या नाम उनका, कैलाश सांकला। वर्तमान में भारत में है, इनको कहा जाता है टाइगर मैन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। आपका उत्तराखंड में है। दूसरी चीज है कि जो ये आपका वर्तमान में जो टाइगर प्रोजेक्ट कितनी जगह पर है आपकी, 50 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हुंगुल परियोजना। हुंगुल परियोजना है 1970 के दशक में है आपका, है वो शुरू की गई। ये जंगली कुत्ता जैसा है वो आपका दिखता है। दूसरी चीज है ये यूरोपीय प्रजाति का है। दूसरी चीज है इसमें कश्मीरी स्टैग है वो इसमें पाया जाता है, और ये कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। आपका वाइल्ड लाइफ ने अर्थात इसको कहते हैं WWF, आपका IUCN ने है इसे आपका बस विरासत में है वो आपका शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका मगरमच्छ प्रोजेक्ट। मगरमच्छ प्रोजेक्ट जो कि 1974 में है, भारत में शुरू किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना इसे 1987 में शुरू किया गया, जो एक सिंह के गेंडों के लिए खासकर असम का मानस और आपका दूसरा अभ्यारण्य काजीरंगा नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल का है जल्दापारा, वो आपकी इसके लिए प्रमुख है, फेमस है। उसके बाद में आता है लाल पांडा, रेड पांडा, जो बिल्ली जैसा दिखाई देता है। ये आपका रेड पांडा प्रोजेक्ट है, कब शुरू किया गया, 1996 में, और ये कहाँ पाया जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग। ये परियोजना भी 1970 में है, उसके दशक में है वो आपकी शुरू की गई, और इसमें नर और मादा होता है। तो नर के उसमें आपके नाभि में है आपका क्या मिलता है, कस्तूरी मृग है आपकी मिलती है। इसका भी अवैध शिकार बहुत अधिक किया जा रहा है। इसके 2 अभ्यारण्य हैं। इसका अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी, और उत्तराखंड में बद्रीनाथ। इसकी शुरुआत है केदारनाथ में है आपकी, आपके उत्तराखंड से केदारनाथ में इसकी शुरू हुई। उसके बाद में है हेमतेंदुआ या स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत है 2009 में शुरू की गई, और ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है गाय संरक्षण अभ्यारण्य, और जिसकी शुरुआत है सबसे पहले है मध्य प्रदेश के सुसनेर से है वो शुरू की गई 2014 में। एक और आपका प्रोजेक्ट है वो है गंगा डॉल्फिन। ये परियोजना है
गंगा डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए 1970 में शुरू की गई। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका कब घोषित किया गया? 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका घोषित किया गया। और दूसरी चीज़ है कि जो आपका बिहार में इसका एक अभ्यारण्य है वो आपका बनाया हुआ है, और वो आपका अभ्यारण्य कौन सा है? विक्रमशिला। वहाँ पर इसको संरक्षित करने के लिए है वो परियोजना है आपकी चलाई जा रही है। तो ये था हमारे भारत में वन्य जीवों को संरक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजनाएं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।